नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया कि किस तरीके से ज्वालामुखी आती है और ज्वालामुखी से संबंधित कुछ टर्म हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं लोकेशन के बारे में, तो सब यहाँ पर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है आपका ज्वालामुखी। अब जैसा कि आपको याद हो, जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था भूगोल में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जब एक स्थलीय प्लेट और एक जलीय प्लेट, ठीक है, दोनों आपस में मूवमेंट करती हैं, या तो एक दूसरे की ओर जाएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी। दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब दोनों स्थितियों में क्या होगा, दोनों के बीच में क्रैक आएगा, यानी कि दरार बनेगी, ठीक है। और उस दरार से क्या होगा, जो महासागरीय प्लेट है, जो जलीय प्लेट है, उससे पृथ्वी के कोर में क्या होगा, पानी जाएगा। जब पानी जाएगा तो आपको पता है कि जो पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है, वहाँ पे जाते ही ये जो पानी है एक जलवाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। अब जलवाष्प आपको पता है कि हर जो गर्म वायु है वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब यहाँ से जलवाष्प बनी तो सीधा ऊपर भागने की कोशिश करेगी, तो ऊपर आ रही है भाई ये होते हुए, शील्ड से होते हुए, परतों से होते हुए। अब जहाँ पर जो भूपरपट्टी है थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उस भूपरपट्टी को तोड़ करके क्या होगा, आपका आराम से पूरा लावा और मैग्मा है निकल जाएगा। तो ये बाद में क्या होगा, आपका ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगा। अगर भूपरपट्टी कमज़ोर नहीं है तो क्या होगी, एक गुंबदाकार पर्वत का रूप ले लेगी, ठीक है भाई। अगर तोड़ नहीं पाएगी भूपरपट्टी को तो इस तरीके से कुछ आकृति बन जाएगी और ये आपका क्या बन जाता है, ये गुंबदाकार पर्वत बन जाता है। तो देखते हैं भाई है क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ज्वालामुखी वह छिद्र है जिसमें लावा, राख, कई प्रकार की गैसें तथा जल वाष्प का उद्गार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो वहाँ से गैस, जल वाष्प के साथ में बहुत सारी गैसें हैं, या भाई बीच में तोड़ता फोड़ता आ रहा है तो साथ में आपकी राख और पदार्थ भी साथ में आ जाएंगे। आगे क्या है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा व गैस से उत्पन्न होने से लेकर भूपरपट्टी के नीचे ऊपर लावा के प्रकट होने का, शीतल व दोष होने का समस्त प्रक्रियाएं शामिल है। यानी कि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज्वालामुखी के अंदर बेसिकली रखा क्या गया है। देखो ज्वालामुखी के अंदर क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ही यहाँ से जलवाष्प स्टार्ट हुई, ये जा रही है, बीच में कई सारी आकृतियाँ बनती हैं। मान लो लावा कहीं फंस गया तो आपने सुना होगा डाइक, सिल, लेपोलिथ, फोकोलिथ, इस तरीके से बन जाता है। वो सब आपका जो है इसी के अंतर्गत आएगा। ऊपर आया भाई, ये क्रैक किया, भूपरपट्टी को तोड़ा तो ये भी ज्वालामुखी बन गया। साथ में ये इस तरीके से फैल गया, पूरा लावा या मैग्मा फैल गया, ठंडा हुआ, सूख गया, मिट्टी का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ज्वालामुखी के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट आता है, किसी ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोट अधिक होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें विस्फोट उतना ही तेज होगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है, जिस ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा के हिसाब पे ही उसमें विस्फोट डिपेंड करता है। यानी कि अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो विस्फोट बहुत तेज़ होगा, अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो विस्फोट उतना ही कम होगा। यानी कि ज़्यादा सिलिका ज़्यादा विस्फोट, यानी कि ज़्यादा तेज विस्फोट, और कम सिलिका तो उतना ही कम विस्फोट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी जो बनने का मुख्य कारण है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, या भू हलचल भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो काम करती है और ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है। नेक्स्ट आता है आपका ज्वालामुखी के प्रकार, यानी कितने प्रकार की ये होती हैं। तो सबसे पहला आपका है जागृत। जागृत का मतलब जो अभी भी जिंदा है, जाग रही है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें भूमध्य सागर में एक इटली का इस्तांबुली, ठीक है, सिसिली द्वीप पे पड़ता है आपका इस्तांबुली, तो हमेशा उसमें जो है लपट निकलती रहती है, इसलिए उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो ये जागृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा आपको और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जागृत है, कौन सा सुषुप्त है, या कौन सा शांत ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। तो सेकंड आपका आता है सुषुप्त। सुषुप्त का मतलब जैसे आप समझ लो कि आप सो के उठे हो, बैठे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है, यानी कि काफ़ी लंबे अरसे से उसमें कोई उद्गार ना हुआ हो, ठीक है। यानी कि कई हज़ार साल बीत गए उसमें उद्गार नहीं, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति आ जाए कि उसमें उद्गार देखने को मिल जाए। यानी कि सो रहा था भाई वो और एकदम से जग गया, किसी ने उसको जगा दिया, तो आपका आएगा वो सुषुप्त के अंतर्गत। तो क्या है भाई, वे ज्वालामुखी जो काफ़ी लंबे समय से शांत थे,
लेकिन हाल ही में उद्गार हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में एक नारकोंडम द्वीप समूह है, तो वहाँ पे ज्वालामुखी है, ठीक है। वो कई हज़ार साल से शांत पड़ा था, लेकिन अभी कुछ साल पहले वहाँ पे विस्फोट देखा गया। नेक्स्ट आता है शांत ज्वालामुखी। शांत मतलब जानते हो बिल्कुल शांत है भाई, कोई किसी से मतलब नहीं, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई हज़ार सालों से उद्गार ना हुआ हो, जैसे अगर बात करें म्यांमार में ही एक पोपा ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये जो है आपका शांत ज्वालामुखी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो 3 ज्वालामुखी की लोकेशन आपको पता चल गई, यानी कि स्टाम्बोली कहाँ पे, इटली में है, नारकोंडम द्वीप कहाँ पे है, अंडमान में है, और पोपा कहाँ पे, म्यांमार में है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ परिभाषाएं, यानी कि जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत कुछ टर्म्स आते हैं, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, या हम वनडे एग्जाम की बात करें, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है प्यूमिस। प्यूमिस क्या होता है भाई कि इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, इसलिए यह जल पे तैर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो साइड में जो आपका डायग्राम लगा हुआ है, यहाँ से विस्फोट हो रहा है और इसमें कुछ ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो पानी में तैर सके। भाई ये पानी अगर है तो इसमें क्या है, ये तैर रहे हैं, और ये जो आपके तैरने वाले टुकड़े हैं, इनको क्या बोल दिया गया, इनको प्यूमिस बोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैपिली। अब देखिए यहीं से क्या निकला, विस्फोट से कुछ छोटे छोटे इतने इतने बड़े टुकड़े निकले, ठीक है। यानी कि ये मटर या अखरोट के आकार के, यानी जैसे ना गोली होती है, कंचे होते हैं, अपने खेले होंगे बचपन में, तो उनके आकार के जो भी टुकड़े हैं उनको क्या बोल दिया गया, लैपिली बोल दिया गया, ठीक है। लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी के विस्फोट में, ठीक है, जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं, तो उनको लैपिली बोल दिया गया। अगला आता है लावा। बार बार चर्चा में आ रहा है भाई, लावा मैग्मा है क्या ये, जो आप देख रहे हो जो ऑरेंज कलर का है, जो निकल रहा है, धुआं भी साथ में निकल रहा है, इस तरीके से देखो फैलता जा रहा है, तो यही आपका लावा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उद्गार के समय चिपचिपा तथा पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। यानी कि जो हल्का सा भाई जब नीचे लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो चिपचिपा तो होगा ही, ऊपर आते आते हल्का सा उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जिस लावा में अम्ल ज़्यादा होगा, यानी कि जो अम्लीय लावा होगा उसका रंग पीला होगा और थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा, लेकिन वहीं पे अगर क्षारीय आपका लावा है तो उसका रंग गहरा काला और हल्का सा पतला, यानी कि ज़्यादा लिक्विडिटी उसमें होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो अम्लीय लावा होता है उसका कलर कैसा होता है और जो क्षारीय लावा होता है उसका कलर कैसा होगा। ये दोनों टर्म्स जो हैं कई बार पूछे गए हैं और आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो जो अम्लीय लावा है उसका रंग कैसा हुआ, उसका हल्का सा पीला, जो क्षारीय है वो गहरा काला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इससे बनने वाली कुछ आकृतियों के बारे में देखें अगर, तो सबसे पहला आता है क्रेटर। अब देखो क्रेटर क्या होता है, ज्वालामुखी देखिए इसको हम डायग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, और ये ग्रीवा वो होती है जहाँ से लावा आपका या मैग्मा निकलता है, ठीक है। तो आकृति कुछ इस तरीके से बन जाती है, जो ऊपर भूप्रपटी पे आते आते आकृति इस तरीके से बन जाएगी। तो ये शंकु आकार का जो बना है इसी को क्रेटर बोल दिया गया है। इसको जरा मैप में देखने की कोशिश करते हैं, ये मैप नहीं, यहाँ पे जो डायग्राम है ये देखिए भाई, इसको ये देखो, इधर भी देख सकते हो, इसको भी चर्चा करेंगे हम। तो ये चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से दिख रहा है भाई छेद, ये नीचे कहीं ना कहीं इस तरीके से होंगे ना ऐसे। तो ये जो आकृति है, चाहे हम इस वाले की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होगी, शंकु बन गया ना, तो यही आपका क्या है, ये क्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला है क्रेटर झील। अब देखो क्रेटर तो देख लिया आपने, क्रेटर झील क्या है, यदि इसी आकृति में जल का भराव हो जाए तो क्रेटर झील का रूप ले लेता है। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील की बात, अब देखो लोनार झील का नाम आया तो करंट में भी ये बहुत ही चर्चा का विषय है। अगर आपने न्यूज़पेपर या यूट्यूब पर देखा होगा, कई सारे वीडियो आ रहे हैं उसके, कि एकदम से लोनार झील का जो रंग है वो गुलाबी या हल्का सा लाल कैसे हो गया। तो चर्चा का विषय, कई सारे पर्यावरणविद इसमें लगे हुए हैं कि भाई रीजन क्या है, कौन सा इसमें बैक्टीरिया है जिससे कुछ दिनों के अंदर इसका जो रंग पूरा का पूरा एकदम पिंक या हल्का सा रेड कर दिया, ठीक है। तो चर्चा का विषय आप याद रखना कि जो लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलढाना ज़िले में पड़ती है, ठीक है। तो आप ज़िला भी याद रखना, बुलढाना ज़िला है जहाँ पे लोनार झील बनती है। और लोनार झील कैसी है, आपकी क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी से बनी हुई है, यानी इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर इसका बड़ा रूप है ये, ठीक है, बड़ा रूप है, तो ये पानी भरा हुआ है, तो इसी को क्या नाम दे दिया गया, क्रेटर झील नाम दे दिया गया। और कुछ इसी आकार की जो है आपकी लोनार झील है, और हाल ही में इसका रंग कैसा हो गया है, हल्का सा गुलाबी हो गया है। तो करंट का भी इशू है ये, हो सकता है हम डिस्कस करें आगे वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्या आता है काल्डेरा।
यह क्रेटर का विस्तृत रूप है। काल्डेरा की जो त्रिज्या है कई किलोमीटर हो सकती है। देखो क्रेटर क्या था, छोटा सा था, ठीक, काल्डेरा हो सकता है इतना बड़ा हो फिगर के हिसाब से। तो जो इसकी त्रिज्या है वो कई किलोमीटर, आप समझते हो जो त्रिज्या कई किलोमीटर, और जो त्रिज्या किलोमीटर के हिसाब से तो समझ सकते हो कि उसमें कितने गांव उसके अंतर्गत समा सकते हैं। अगर जब इसका विस्फोट हुआ होगा तो आसपास की जितनी भी बस्तियां होंगी सब तबाह हो गई होंगी। काल्डेरा के बाद में आता है हमारा गीजर। अब गीजर नाम से ही लग रहा हो भाई, गीजर हर घर में लगभग होता है पानी गर्म करने के लिए। जब पानी गर्म करने के लिए गीजर का यूज होता है तो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। ये गर्म जल के स्रोत होते हैं। अब देखो विस्फोट होता है तो ऐसा है नहीं कि जहाँ से लावा निकले वहीं पे हो सकता है कि आर पार कुछ क्रैक आ गए हों, कुछ दरारें बन गई हों। वहाँ से क्या होता है, हमें कभी कभी आपका गर्म जल निकलता रहता है फव्वारे के रूप में, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो गीजर सबसे ज़्यादा आपके यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आपको पार्क कई बार पूछा गया कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है, या गीजर जो है मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है धुआंरे। नाम से लग रहा है धुआं से बना हुआ है। देखो जैसे कि गीजर से जल निकल रहा था हल्का सा, वहीं पे धुआंरों से क्या इसमें धुआं निकलता रहता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था में इनका निर्माण होता है, यानी कि सब कुछ भाई देखो अगर हम दिखाने की कोशिश करें आपको तो कुछ इस तरीके से, ये जो आप देख पा रहे हो, जब विस्फोट यहाँ से हो चुका होता है, जैसे नहीं जब होली जल जाए भाई उसके बाद में धुआं उठता रहता है ना, तो कुछ यही आप समझ सकते हो। यहाँ पे जब लावा निकल जाता है तो उसके बाद में हल्का हल्का धुआं निकलता रहता है, और इसी को नाम क्या दे दिया गया, धुआंरा दे दिया गया। और इसी प्रकार की जो अलास्का बात करें तो यूएसए का पार्ट है और पहले ये रूस का पार्ट हुआ करता था। तो अलास्का में एक कटमई पर्वत है और उसमें उसको क्या बोल दिया गया, हजारों धुआरों की घाटी बोला है, उपनाम उसको दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे धुआरे हैं। अब धुआरे बेसिकली कब होंगे, सीधी सी बात है कि वहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। हो सकता है आपसे पूछ दे कि हजार धुआरों की घाटी किसको कहा जाता है, तो किसको कहेंगे हम लोग, कटमई क्षेत्र को कहेंगे। और कटमई क्षेत्र आता कहाँ है, आपका अलास्का में आता है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रमुख ज्वालामुखी की बात कर लें जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। पहला आपका है ओजस डेल सैलेडो, अर्जेंटीना और चिली की बाउंड्री पे है ये आपका। और जो अर्जेंटीना चिली आपका है वो दक्षिण अमेरिका का भाग है, ठीक है। तो आप इसको मैप में भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में है। मोनालोआ हवाई द्वीप में है। इजाफ, जाला, जोकुल, हेक्ला और लाकी, ये तीनों ज्वालामुखी आपकी आइसलैंड में है, ठीक है। आइसलैंड आपका जो है ग्रीनलैंड के जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसी के आसपास आपका आइसलैंड पड़ता है। नेक्स्ट आता है किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। चिम्बाराजो आपका इक्वेडोर में है। इसको इक्वेडोर में आपका कोटोपैक्सी भी है, तो कोटोपैक्सी और आपका चिम्बाराजो दोनों को साथ साथ रख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आता है देवमंद और को सुल्तान, दोनों आपके ईरान में हैं। नेक्स्ट है माउंट एटना आपका इटली में। इटली कहाँ आपका है, इटली आपका यूरोप में, जिसको यूरोप का भारत कहा जाता है, ठीक। ये भी आप उपनाम इसको याद रखना। नाइन्थ आपका आता है माउंट कैमरून आपका अफ्रीका में ही एक क्षेत्र का नाम है कैमरून, ठीक है। तो वहीं पे इसके नाम से ही इस ज्वालामुखी का भी नाम रख दिया गया। नेक्स्ट आपका आता है क्राकाताओ आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। तो यह हमारा हुआ ज्वालामुखी का प्रमुख पार्ट। इसमें कई सारे हमने डिफिनीसन देखी, आकृतियाँ देखी और प्रमुख ज्वालामुखी देखी किस तरीके से बनती है वो भी हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं।